बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी सम्मानित हिंदी साहित्य अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अपने इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं जो आपको सिलेक्शन की ओर पहुंचाते हैं। एक एक कदम धीरे धीरे वह आपको आगे ही ले जाते हैं। हमेशा जिंदगी का नाम चलना है और अगर चलती है जिंदगी तो खुश हंसी होती है, नहीं तो बंद हो जाती है। तो यूं ही समझिए कि सब कुछ बंद हो जाता है और हम क्या होते हैं, मायूस होने लगते हैं। इसलिए आप हमेशा अपने आप को गतिमान रखिए, अपने आप को ऊर्जान्वित रखिए ताकि आप जीवन में खुशनुमा हो सकें, अच्छा कर सकें, अच्छा बन सकें, अच्छा सोच सकें। तो आइए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आज का जो सेशन है, इस सेशन में मैंने मात्र 15 क्वेश्चन लिया है। इस 15 क्वेश्चन को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने चल रहे हैं। तो अपना अपना एनालिसिस आप लोग करिएगा। और ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आता है कि क्या है, आप इसको पढ़िए, धैर्यपूर्वक पढ़िए। क्या है, निम्न में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की? किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, ऐसा आपको बताना है कि किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, ये आपको बताना है। नहीं की, जहां पर नहीं मिले वहां क्या करिए, बॉक्स बना दीजिएगा या गोला कर दीजिएगा। तो लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, क्या पद्माकर ने नहीं की, मतीराम ने नहीं की, बिहारी लाल ने नहीं की, या भूषण ने नहीं की? आपका उत्तर आना चाहिए, एकदम सही आना चाहिए। किसने नहीं किया प्यारे? वह बिहारी ने नहीं किया। किसने? बिहारी लाल ने क्या किया है, लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। किसकी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? आइए देखते हैं। बिहारी लाल ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, बल्कि इनकी पहचान मुक्तक कवि के रूप में हुई है। किस रूप में हुई है प्यारे? इनकी रचना, इनकी जो पहचान हुई है वो किसमें? मुक्तक कवि के रूप में होती है। इन्होंने आचारत्व न स्वीकार करके मुक्तक परंपरा में सतसई लिखा। यानी मुक्तक परंपरा में इन्होंने क्या लिखा? सतसई लिखा है। और ये जो है जयपुर नरेश मिर्जा राजा जय सिंह के यहाँ ये क्या थे, यह आश्रित, यानी उन्हीं के दरबार में ये रहते थे। यानी किसके? जय सिंह के दरबार में रहते थे। और आपको मैंने एक बार और पहले बताया है कि बिहारी ने जय सिंह को कर्तव्य बोध कराने के लिए यह दोहा क्या लिखा? यह लिखा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास सिंह काल, अली कली ही सौबधो, आगे कौन हवाल। मैंने आपको इस पंक्ति के बारे में बताया था कि वो अपने रानी के आगोश में, अपने रानी के गेशुओं में, अपने रानी के यौवन में इतना फंस चुके थे, इतना लीन हो चुके थे कि वह दूसरी बात सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी प्रजा कहां जा रही है और हम क्या कर रहे हैं। तो ये आपको बिहारी के बारे में मैंने बताया भी है। बिहारी ने बिहारी सतसई में कुल 713 दोहे लिखे और 6 सोरठा मिलाकर के कुल 719 छंद लिखे हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने मैंने कहा कि 713 ही मानते हैं, लेकिन कुल जो है 719 माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके मुक्तक काव्य के विषय में कहते हैं कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है। ये किसका स्टेटमेंट होता है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका होता है प्यारे? रामचंद्र शुक्ल का। ये स्टेटमेंट आपको याद होगा, नहीं अगर याद है तो आप याद कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कह रहे हैं कि महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? किसके? भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर ये करते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का, महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किस ग्रंथ के आधार पर की? ये आपको बताना है। ध्वन्यावलोक, चंद्रालोक, या साहित्य दर्पण, या रसमंजरी। आपको बताना है कि किस पर की। तो किस ग्रंथ के आधार पर की प्यारे? किस ग्रंथ के आधार पर? चंद्रालोक के आधार पर। ध्यान में रख लीजिए, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा? बी विकल्प सही हो जाएगा। यहां देखिए, महाराजा जसवंत सिंह ने भाषा भूषण की रचना किसकी?
भाषा भूषण की रचना जयदेव के चंद्रालोक की, जयदेव के चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी शैली का इन्होंने क्या किया है, अनुसरण किया है। हालांकि भाषा भूषण जो है ये नायिका भेद के लिए इन्होंने क्या किया है, यानी नायिका भेद पर इन्होंने लिखा है। इसके लिए इन्होंने क्या किया है, भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगिणी को आधार बनाया है। किसको बनाया है, यहां पे इन्होंने भाषा भूषण में नायिका भेद के लिए भानुदत्त की रसमंजरी, किसको, भानुदत्त की क्या, रसमंजरी और रस तरंगिणी को क्या बनाया है, इन्होंने आधार बनाया है। तो अलंकारों के लिए अप्पय दीक्षित के कुबलयानंद को आधार बनाया। अलंकार की जो इन्होंने अलंकार की योजना लिया वो किसके, अप्पय दीक्षित के कुबलयानंद की इन्होंने आधार उस पर ग्रहण किया। और नायिका भेद के लिए इन्होंने रसमंजरी को और रस तरंगिणी को क्या बनाया है, आधार बनाया है। भाषा भूषण में 5 प्रकाश है, 5 प्रकार तथा 212 दोहे हैं। इस ग्रंथ पर 3 टीकाएं लिखी गई हैं। इस ग्रंथ पे आपको 3 टीका लिखी गई है, लेकिन जितना जान लीजिए इसमें 5 प्रकाश है। प्रकाश मतलब अध्याय टाइप में होता है। और 212 दोहे इसमें क्या होते हैं, क्या लिखी गई है इन पर टीका, प्रताप शाही की टीका, गुलाब कवि की टीका, यानी भूषण चंद्रिका, बंशीधर यानी अलंकार रत्नाकर, ये 3 टीका इस पर लिखी गई हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि किसने, रामचंद्र शुक्ल ने यह लिखा कि भाषा भूषण बहुत छोटा ग्रंथ है। इन्होंने ये लिखा कि भाषा भूषण बहुत छोटा ग्रंथ है। यह हिंदी काव्य रीति के, भाषा भूषण बहुत छोटा ग्रंथ है, यह हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सरप्रिय हुआ है जैसा कि संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। ध्यान में रखिएगा, इन्होंने ये स्टेटमेंट किसका होता है, रामचंद्र शुक्ल जी का होता है। किसका होता है, रामचंद्र शुक्ल जी का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ अलंकार से संबंधित नहीं है। आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रंथ अलंकार से संबंधित नहीं है, ऐसा पूछा है। शिवराज भूषण, भाषा भूषण, ललित ललाम या अंग दर्पण। इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही होगा, यानी क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 का उत्तर क्या सही होगा। 3 का उत्तर केवल आपको बताना है कि क्या सही होने वाला है प्यारा, इसके केवल 4 अंग दर्पण नहीं है। क्या है, अंग दर्पण यहां पर नहीं है, तो विकल्प क्या हो जाएगा, केवल 4 हो जाएगा। अंग दर्पण रसलीन की रचना है, आप ये जानते हैं। अंग दर्पण किसकी है, अंग दर्पण और रस प्रबोध, इनकी 2 रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध होती हैं। अंग दर्पण में ही इन्होंने नखशिख वर्णन किया है, नवसिख वर्णन किया है। अंग दर्पण में ही एक इनका दोहा बहुत दिनों तक ऐसा लोग कहते थे कि यह जो है बिहारी का दोहा है जो प्रसिद्ध है, लेकिन अंग दर्पण में इनकी एक प्रसिद्ध दोहा है जो आप लोग जानते हैं। क्या है, अमी हलाहल मधभरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मर्द झुक झुक पुरजय चितवत एक बार। यह इन्हीं की, किसकी है, ये रसलीन की क्या हो जाती है, ये पंक्ति होती है। ध्यान में रखिएगा। और ये पंक्ति किसकी है, किसमें लिखा गया है, अंग दर्पण में लिखा गया है। ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। अद्भुत गति यह प्रेम की बैनन कही न जाए। यह प्रेम की ऐसी गति है जो वाणी से नहीं कही जाती है। दरस भूखे लाग दृगन को, यानी आंखों को ये चाहिए, आंखों को क्या भूख लगी है, किसको, देखने को लिए, यानी प्रेम की वाणी को सुनने के लिए, ईश्वर को देखने के लिए भूखा ही देत। और जो वास्तविक भूख है, बुभुक्षा जो है, उसको हम क्या करते हैं, भगा देते हैं। ऐसी पंक्ति जो है किस कवि ने लिखी है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 का उत्तर ऐसी किसने लिखी है। यहां पर बिहारी लाल ने लिखी है, या आपको कवि वृंद, या रसनिधि, या रसलीन की ये पंक्ति होती है, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे, क्वेश्चन नंबर 4, अद्भुत गति यह प्रेम की बैनन कहीं न जाए, दरस भूख लागे दृगन भूख है देत भगाए। ये किसकी है, रसनिधि की है। किसकी है पंक्ति है, ये रसनिधि की पंक्ति है। समझ आ गया, किसकी पंक्ति है प्यारे, रसनिधि की पंक्ति है। आगे आइए,
रसनिधि का नाम, पूरा नाम क्या है? पृथ्वी सिंह है। रसनिधि का पूरा नाम क्या है प्यारे? पृथ्वी सिंह है। रसनिधि इनका उपनाम था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में लिखा है, क्या लिखा है कि ये श्रृंगार के कवि थे। ये श्रृंगार के कवि थे। अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता भरने और चतुराई दिखाने का बहुत ही प्रयत्न किया। फारसी की आशिकी कविता के शब्द भी इन्होंने इस परिमाण में कहीं कहीं रखे थे कि सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुंचता है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने इनको लिखा है कि ये जो है, ये चाहे कि श्रृंगार के कवि तो ये थे, कवि थे ही, और अपने दोहों में इन्होंने फारसी कविता मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने का इन्होंने कि मैं ऐसा करता हूं और मेरा लेखन ऐसा होता है, लेकिन वो बता रहे हैं कि कहीं कहीं ये सुकवि और साहित्यिक शिष्टता को आघात पहुंचता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा किया है। ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने रसनिधि के बारे में ये लिखा है। इनकी प्रसिद्धि का आधार क्या है? इनकी प्रसिद्धि का आधार है रतन हजारा नामक दोहा संग्रह है, जो बिहारी सतसई के अनुसरण पर यह क्या है? लिखित है। इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रेम और श्रृंगार के कवि थे। इनकी रचनाओं पर वैष्णव भक्ति और सूफी परंपरा, किसकी? वैष्णव भक्ति और सूफी परंपरा फारसी का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। रतन हजारा इनकी प्रमुख रचना, 12 मासा और रसनिधि सागर इनकी क्या होती है? प्रमुख रचना होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। 5 नंबर बताइए क्या होगा? 5 नंबर, उत्तर मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुनिएगा कि उत्तर मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? ऐसा क्वेश्चन पूछा है, किसकी भूमिका नहीं रही? चिंतामणि की, मतीराम की, नूर मोहम्मद की या बोधा की? 5 नंबर का उत्तर आप ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि उत्तर मध्यकाल में ब्रज भाषा के साहित्यिक स्वरूप को, किसकी? ब्रज भाषा के। तो ब्रज भाषा किसकी नहीं रही है? चिंतामणि की रही है, मतीराम की रही है, नूर मोहम्मद की नहीं रही है। किसकी नहीं रही है प्यारे? नूर मोहम्मद की नहीं रही है। तो 5 का उत्तर क्या हो गया? नूर मोहम्मद भक्ति के काल के सूफी काव्य परंपरा के प्रसिद्ध सूफी कवि हैं। इनकी भाषा क्या रही है? अवधी रही है। क्या रही है प्यारे? नूर मोहम्मद की भाषा क्या रही है? अवधी रही है। नूर मोहम्मद जौनपुर जिले के सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे। ये आप जान रहे हैं, सबरहद जौनपुर आजमगढ़ के सरहद पर बसा हुआ एक गांव था। नूर मोहम्मद दिल्ली के बादशाह मोहम्मद साहब के समकालीन थे। ये ध्यान में रखिएगा कि ये कहां के? सबरहद के रहने वाले थे, जो जौनपुर और आजमगढ़ के बीच कहीं एक स्थान ये होता है। हिंदी भाषा में रचना करने पर इन्हें मुसलमानों का उपालंब मतलब उलाहना सुनने को मिला था और जगह जगह पर इसका सबूत देना पड़ा कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी हैं। लोग इनको जब लिखते थे अवधि में तो इनको ऊपर आरोप भी लगाते थे। मुस्लिम मैथोलॉजी के लोग आरोप भी लगाते थे। इनको ये कहते थे नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं जो है इस्लाम को मानता हूं और इस्लाम में ही मैं उसी की मुझे मतलब अपने आप को इस्लाम से जोड़कर इन्होंने तमाम जगहों पर सबूत देना पड़ा। इनकी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, इंद्रावती 1744 और अनुराग बांसुरी 1764। ये क्या होती हैं? प्रसिद्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। 6 नंबर कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं? 6 नंबर, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन की खूबसूरती के साथ मिलाया? ध्यान से क्वेश्चन समझ लीजिएगा कि रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बताइए कि क्या कह रहा है? क्या है? रीतकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूब पद्माकर है, केशवदास है, बिहारी है या घनानंद है? क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आपको बताना है कि क्या होगा। कौन से हो गए प्यारे? पद्माकर,
केशवदास, बिहारी या घनानंद? उत्तर क्या हो जाएगा आपका? पद्माकर हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा लाल? पद्माकर हो जाएगा। ठीक है, यानी ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पद्माकर का पूरा नाम था पद्माकर भट्ट था। इनका पूरा नाम क्या होता है? पद्माकर भट्ट होता है। और मूल नाम क्या था? प्यारेलाल। मूल नाम क्या था? प्यारेलाल था। पद्माकर को जयपुर नरेश प्रताप शाही ने, किसने? प्रताप शाही ने कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि थी? कविराज शिरोमणि की उपाधि थी। पद्माकर के काव्य में बुंदेलखंड की प्रकृति और लोक जीवन का जीवंत वर्णन है। ऐसा इनके में, इनका जो काव्य है उसमें बुंदेलखंड की प्रकृति और लोक जीवन का क्या? जीवंत वर्णन मिलता है, जीवन चित्रण मिलता है। पद्माकर के संदर्भ में आरसी शुक्ल, आरसी शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है, इनकी भाषा में वो अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में भी दिखाई पड़ती है। बिना बाबा के काम चलने वाला नहीं है, बिना बाबा तुलसी के काम चलने वाला नहीं है। तो पद्माकर के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा है कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। वास्तव में एक बड़े कवि में होनी चाहिए, भाषा में अनेक रूपता होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता किस में दिखाई पड़ती है? बाबा में दिखाई पड़ती है, यानी जो एक कवि के लिए होना गर्व की बात होती है। ठीक है, चलिए। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं त्योहारों के साथ साथ, किसमें? ऋतुओं और त्योहारों के साथ साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। कैसे? फागु की भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। फागुन का महीना चल भी रहा है क्या? फागु को भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी और नैन नचाए, इनको ले गई हैं गोविंद को। फागु के भीर अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी। जब वे जाते हैं भगवान तो इनको पकड़ कर कहाँ अंदर लेकर चली जाती हैं, और लेकर जब चली जाती हैं तो क्या करती हैं? अरे पूछिए मत, जो करती हैं कि फिर शर्म आ जाएगी। हाँ, गई गोविंद ले गई भीतर गोरी और नैन नचाए कहीं मुस्काए, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर अयो खेलन हो रही। फिर से अगली बार आना खेलने के लिए। बचपन में याद आता था बहुत सारी ऐसी गांव की कुछ भौजाइयाँ थी, जिसको भौजाई एक शब्द है जिसको भाभी आजकल हो गया है। ऐसी भौजाइयाँ थी जो पकड़ लेती थी तो फिर पूछिए मत। अब वो जो है सारा कपड़वा खोल देती थी एकदम, मतलब रंग नगारे। तो उनको कोई कोई ऐसी थी, अभी भी याद आता है मुझे। तो अब तो बड़ा कम हो गया, अब तो ऐसा नहीं। अब तो लोग देखते हैं कि रंगों से भागने लगते हैं, पता नहीं क्यों जैसा लगता है। नहीं, मैं रंग से नहीं खेलती हूँ, मैं रंग से नहीं खेलता हूँ। नहीं, अपना लोग जो है दरवाजा बंद कर लेंगे, कहीं बाहर निकलेंगे ही नहीं। अब तो भगवान मालिक हैं, वो चाहते क्या हैं? वो चाहते सिर्फ मोबाइल लेकर टिक 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 रील्स देखें और कुछ करें, और कोई प्रवचन आ जाए प्रवचन दें। मानो मिक्सअप होना अब लोगों के अंदर बचा ही नहीं है। अब तो एक अलग परंपरा टाइप में चल गई, लेकिन पहले ऐसा नहीं। किसी के घर में कोई भी देवर हो, भाभी हो, कोई भी हो, चला जाता था, रंग डाल देता था, और वो उनको भी जो लगता था वो आपके साथ कर देती थी। छोटे लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ नहीं। तो नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर खेलन नहीं हो रही। चलिए 7 नंबर का क्वेश्चन आइए देखिए क्या है। 7 नंबर कहते हैं, रीतिकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों, नवाबों के यहाँ भटकता रहा लेकिन कहीं जम न सका। जीविका की तलाश में अनेक राजाओं के पास ये गए, अनेक रईसों के पास गए, नवाबों के पास गए, और ये जीवन भर इनके जीवन में चलता, लेकिन यह रुक नहीं पाए, कहीं जम नहीं पाए। ये किस कवि के बारे में ऐसा कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आपको बताना है। 7 का उत्तर बताना है, ऐसा किस कवि के बारे में भटकता रहा? मतीराम, देव, भूषण,
या भिखारी दास? उत्तर क्या होगा? उत्तर इसका प्यारे होगा महाकवि देव। देव जो है जीवन भर जो है यह भटकते रहे, लेकिन इनको चैन नहीं मिला है। हाँ, मुझे नींद ना आवे, मुझे चैन ना आवे, चैन इनको नहीं मिलता, नहीं मिला। इनका पूरा नाम देवदत्त था, आप ये जानते थे? इनका पूरा नाम क्या? देवदत्त था। ये इटावा के रहने वाले थे। ये रसवादी आचार्य थे। कैसे हैं? ये रसवादी आचार्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आरसी शुक्ला ने लिखा, इन्हें कोई भी अच्छा उदार आश्रयदाता नहीं मिला जिसके यहां रहकर इन्होंने काल यापन किया हो। ये बराबर अनेक रईसों के यहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहे पर कहीं जमे नहीं, ऐसा इन्होंने लिखा है। ये आजम शाह, भवानी दत्त वैश्य, कुशल सिंह, भोगीलाल जिसको मोतीलाल कहते हैं, राज उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां के आश्रय में इन्होंने रहा। भिन्न भिन्न ये आश्रयों में लिखे, लेकिन चैन इन्होंने यह नहीं पाए। कौन? महाकवि देव को कभी यहां पर चैन नहीं मिला और वो घूमते ही रहे। इनकी रचनाएं क्या हैं? भाव विलास हैं, भवानी विलास हैं और जाति विलासाद हैं। इनकी प्रमुख पंक्ति है, सांवरे लाल को सांवरो रूप में, नैनन को कजरा करी राखो। ये इनकी क्या है? प्रसिद्ध पंक्ति होती है। चलिए जी, अगले पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा मुख्य रूप से क्या थी? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ दम है। रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा मुख्य रूप से क्या थी? अवधी थी, खड़ी बोली थी, ब्रजी थी या बुंदेली थी? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सा है, ये तो सभी लोग बता देंगे। मुझे लग रहा है कि इसमें उत्तर में ज्यादा लेट तो नहीं होना चाहिए। ये रहा आपका सी विकल्प, क्या? ब्रज भाषा। 8 नंबर का उत्तर क्या हो गया? ब्रज भाषा हो गया। यहां पर कह रहे हैं रीतिकालीन कवि श्रृंगारिक भाव व्यक्त करने के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। किस भाषा का? ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे। रीतकालीन कवियों की भाषा में ब्रजी के अतिरिक्त यानी ब्रज के साथ साथ यह अवधी और बुंदेलखंडी के साथ साथ राजस्थानी का भी प्रयोग हुआ। ध्यान में रखिएगा, ब्रजी का तो प्रयोग हुआ ही है, इसके अलावा ब्रजी के अतिरिक्त अवधी का भी प्रयोग हुआ, खूब जम करके हुआ है। ब्रजी और अवधी ही छाए रहे एक प्रकार से, लेकिन वहां पर कुछ राजस्थानी जैसे पिंगल आदि का भी प्रयोग हुआ है। यानी बुंदेलखंडी के साथ साथ राजस्थानी का भी प्रयोग मिलता है। किसमें? रीतकाल में। ब्रज भाषा में रीति ग्रंथ लिखने वाले चिंतामणि, कौन? चिंतामणि, भूषण, मतीराम, भिखारी दास आदि अधिकतर कवि अवध के थे। कहां के थे? अधिकतर कवि अवध थे और ब्रज भाषा के सर्वमान्य कवि माने जाते थे। ये कहां से? अवध के थे, लेकिन ये ब्रज भाषा के क्या होते हैं? सर्वमान्य कवि को रूप में इनको स्थापित किया जाता है, यानी माना जाता है। भिखारी दास लिखते हैं कि क्या लिखते हैं कि ब्रज भाषा है तो ब्रजवास ही न अनुमानो। अगर ब्रज भाषा है तो ब्रजवास ही न अनुमानो। अर्थात भिखारी दास कहते हैं कि ब्रज भाषा में लिखने वाला जरूरी नहीं है कि वह ब्रज का ही निवासी हो। ऐसा नहीं है कि कहीं अगर ब्रजी में लिख रहा है तो ब्रज का ही वह होगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी लिख सकता है, बस आपको ज्ञान होना चाहिए। रीतकालीन भाषा के संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने यह कहा है कि भाषा के संदर्भ में इन कवियों ने, भाषा के संदर्भ में इन कवियों ने नाजुक मिजाजी बरती। कैसी? नाजुक मिजाजी बरती। इनके काव्य में भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है, ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है जिनमें माधुर्य न हो, यानी मधुरता न हो, इसमें रस न हो। संगीत के रेशमी तारों में इनके शब्द माणिक्य एवं मोती की तरह गुथे हुए हैं। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। डॉक्टर नगेंद्र ने का स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा
कि भाषा के संदर्भ में इन कवियों ने, भाषा के संदर्भ में इन कवियों ने नाजुक मिजाजी बरती। इनके काव्य में भी, इनके काव्य में भी, इनके काव्य में भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है जिनमें माधुर्य न हो। संगीत के रेशमी तारों, संगीत के रेशमी तारों में इनके शब्द माणिक्य एवं मोती की तरह गुथे हुए हैं, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, ध्यान में रखिए, भाषा के संदर्भ में इन कवियों में नाजुक मिजाजी बरती। इन कवियों ने क्या किया है? नाजुक मिजाजी बरती। इनके काव्य में भी ऐसे शब्द की गुंजाइश नहीं है जिसमें माधुर्य न हो, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। स्टेटमेंट कई बार पढ़ना है, कई बार समझना है, तभी जाकर के याद होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का उत्तर बताइए कि क्या होगा। गीत संग्रह निम्न में से किसकी रचना है? कौन बताना है प्यारे? गीत संग्रह। गीत संग्रह किसकी रचना है ये आपको बताना है कि रसलीन की है, या रसनिधि है, या रसिक गोविंद, या सूरत मिश्र की है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताना है कि क्या होगा। 9 नंबर, गीत संग्रह। गीत संग्रह किसकी है? गीत संग्रह किसकी है लाल? रसलीन की है? नहीं, रसनिधि की है। अच्छा ठीक है, तो किसकी है? ये रसनिधि की है। गीत संग्रह किसकी है? ये रसनिधि की क्या होती है? रचना होती है। चलिए आगे देखें। गीत संग्रह रसनिधि की रचना है। ये दतिया के राजा बरौनी के इलाके के जमींदार थे, ये ध्यान में रखिएगा। यह प्रेम और श्रृंगार के कवि थे। इनकी रचनाओं पर वैष्णव भक्ति और सूफी परंपरा के फारसी काव्य का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनकी रचनाओं पर वैष्णव भी प्रभाव दिखाई देगा और सूफी का भी, फारसी यानी सूफी का भी, इनका यानी फारसी भाषा का भी प्रभाव इन पर दिखाई देता है। इनके दोहे बिहारी और मोतीराम की तरह हैं। इनके दोहे जैसे बिहारी और मोतीराम ने लिखा है उसी प्रकार से इनके भी दोहे आपको मिलते हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं? रतन हजारा है, बारहमासा है, हिंडोला है, अरिल है, रसनिधि है, सागर है, गीत संग्रह है, विष्णुपद कीर्तन है आदि इनकी क्या होती हैं? ये सब रचनाएं होती है किसकी? रसनिधि की। क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 10 का सुमेलित दिया है। निम्नलिखित ग्रंथों को आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए, ये आपको बताना है। 10 नंबर इधर ग्रंथ है, इधर आलोचक है, आपको ये बताना है। 10 का उत्तर बताना है। 10 का उत्तर बताइए क्या होगा। बिहारी सतसई, लाला भगवान दीन, देव और बिहारी, कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बिहारी और देव, पद्म सिंह शर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अच्छा बताएं। देव और बिहारी, देव और बिहारी तो कृष्ण बिहारी की मिश्र की ही है, यहाँ पर मिला लीजिए। बिहारी और देव किसका है? लाला भगवान दीन की है, यहाँ मिला लीजिए। B2 D1 कहीं मिला है? B2 D1 कहीं मिला? ये विकल्प मिल रहा है। A4 B2 C3 D1, तो A4 हो जाएगा आपका। A4 बिहारी सतसई किसका हो जाएगा? पद्म सिंह का हो जाएगा। यानी आपका ये विकल्प क्या हो जाएगा? C3 यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। यानी A4 D1 C2 नहीं, B2 और C3, B2 और C3, यही आपका विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान से रखिएगा इसको। किसके किसके? बिहारी सतसई पद्म सिंह शर्मा की है, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र की है, बिहारी किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है, बिहारी और देव किसकी है? लाला भगवान दीन की है। ये ध्यान में रखिएगा। आलोचना ग्रंथ है, आलोचक कौन है? बिहारी सतसई देख लीजिए, यहाँ पद्म सिंह शर्मा है, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, बिहारी किसकी है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की है, बिहारी और देव लाला भगवान दीन, रसज्ञ रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी का ये क्या है? निबंध होता है। चूंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी भी थे, मैंने सोचा कुछ इनका भी यहाँ पर डाल दिया। ये आलोचना ग्रंथ है, ये इन लोगों ने क्या किया है? आलोचना किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर बताइए कि क्या होगा।
कह रहे हैं दीनदयाल गिरि ने निम्न में से किस प्रकार के कवि हैं। दीनदयाल गिरि निम्न में से किस प्रकार के कवि हैं। दीनदयाल गिरि नीति कवि हैं, श्रृंगार कवि हैं, मुक्तक कवि हैं या कृष्ण कवि हैं। दीनदयाल गिरि एक कुंडलीकार भी माने जाते हैं। 11 नंबर का उत्तर आप बताइए क्या होगा। 11 नंबर के उत्तर ये नीति के कवि हैं या श्रृंगार के कवि या मुक्तक के या कृष्ण कवि हैं। दीनदयाल गिरि का नाम आप कुंडलियों में बहुत ज्यादा सुने होंगे। तो ये क्या है, नीति के कवि माने जाते हैं। किसके कवि माने जाते हैं प्यारे, ये नीति के कवि माने जाते हैं। तो उत्तर क्या हो गया आपका, 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दीनदयाल गिरि रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार कवि है। क्या है, यह नीति काव्यकार कवि यहाँ पर होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म 1802 ईस्वी में काशी के गाय घाट नामक मोहल्ले में हुआ था। कहां पर, काशी के गाय घाट यानी बनारस में यह क्या हुए थे, पैदा हुए थे। लौकिक विषयों पर गिरि जी की अन्योक्तियां क्या है, नीति साहित्य में मूर्धन्य स्थान रखती हैं। इन्होंने कुंडलियां छंद का बहुतायत, ये जो है कुंडली छंद का इन्होंने बहुत ज्यादा यह प्रयोग किया। कुंडली छंद में दोहा और रोला, 2 पंक्ति दोहा के और 4 पंक्ति रोला के मिलकर के कुंडली का निर्माण होता है। ध्यान में रखिएगा, जब छंद आपको पढ़ाएंगे वहां पर विषम मात्रिक छंदों के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। इनकी निम्न रचनाएं क्या है, अन्योक्ति कल्पद्रुम है, अनुराग बाग है, वैराग्य दिनेश है, विश्वनाथ रत्न है और दृष्टांत तरंगिणी इनकी क्या होती है, रचना होती है। इनकी रचना कौन है, अन्योक्ति कल्पद्रुम है, अनुराग बाग है, वैराग्य दिनेश है, विश्वनाथ रत्न है और दृष्टांत तरंगिणी है। इनकी क्या होती है, रचना होती है। इनकी काव्य पंक्ति है, केतो सोम कला करो, करो सुधा को दान। केतो सोम कला करो, करो सुधा को दान। नहीं चंद्रमणि जो द्रवे, यह तेलिया परवान। यह तेलिया पर, इसकी यही विशेषता होती है कि इसकी जो चौथा चरण होता है वही क्या होता है, रोला का पहला चरण बन जाता है। यह तेलिया पहलवान, यह तेलिया पहलवान बड़ी कठिनाई जाकी, टूटी या के शीश बीस बहु बाकी टाकी। ऐसा इनकी क्या होती है, एक कुंडली चलती है और भी आगे की पंक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। 12 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं कि रीतिकालीन कवियों में प्रबंधात्मक वीर काव्यों की रचनाकारों में किसका नाम नहीं आता है। ध्यान से सुनिएगा, रीतिकालीन कवियों में प्रबंधात्मक वीर काव्यों की रचनाकारों में किसका नाम नहीं आता, ये आपको बताना है। किसका नाम नहीं आता, पद्माकर का नाम नहीं आता, सूदन का या खुमान का या भूषण का, किसका नाम नहीं आता है। तो 12 का उत्तर है प्रबंधात्मक वीर काव्यों में किसका नहीं आता। प्रबंधात्मक वीर काव्य, ध्यान में रखें, मुक्तक वीर काव्य नहीं, प्रबंधात्मक वीर काव्य में किसका नाम है, पद्माकर का, सूदन का, खुमार का या भूषण का। किसका नहीं आता है, भूषण का प्रबंधात्मक वीर काव्यों में इनका नाम नहीं आता है, बल्कि किस में आता है, मुक्तक वीर काव्यों में आता है। भूषण प्रबंधात्मक वीर काव्य में नहीं बल्कि मुक्तक वीर काव्यों की रचना करने वाले कवियों में आते हैं। रीतिकाल के कवियों में वीर भाव की अभिव्यक्ति 2 प्रकार से होती है, पहला प्रबंध काव्य द्वारा और दूसरा जो है मुक्तक काव्य द्वारा। पहला प्रबंध काव्य, दूसरा मुक्तक काव्य द्वारा। प्रबंधात्मक वीर काव्यों के रचयिताओं में गोरेलाल पुरोहित प्रबंधात्मक वीर काव्यों के रचयिताओं में क्या है, गोरेलाल पुरोहित है, गोरेलाल पुरोहित लाल कवि, पद्माकर, सूदन, खुमान, जोधराज आदि कवि आते हैं। ध्यान में रखिएगा, मुक्तक वीर काव्यों में रचना करने वालों में भूषण एक प्रसिद्ध है और दूसरा कौन है, बांकीदास, ये प्रसिद्ध होते हैं। भूषण और बांकीदास क्या होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं। भूषण राष्ट्रीय भावों के गायक हैं। वीर रसानुभूति ब्रज भाषा लिखने में भूषण सिद्ध हस्त, यानी नो वीर वाली कविता ज्यादा इन्होंने लिखा। शिवा बावनी राष्ट्रीय भावोद्भाविनी राज स्तुति के गौरव से मंडित है, यानी शिवा बावनी के लिखे हैं।
कि यह राष्ट्रीय भाव से भरा हुआ राज स्तुति है, यानी राजाओं की स्तुति इसमें लिखा है जो राष्ट्रीयता से परिपूर्ण है। केवल ये नहीं है कि केवल अलग से राष्ट्रीयता उसमें है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 क्वेश्चन और शेष रह गए हैं। आज के सेशन में मैंने मात्र 15 प्रश्न लिया है। मैंने सोचा आप लोग अच्छे तरीके से होली को एंजॉय कर लें और ताकि अच्छा रहे। घनानंद के विरह पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा, वे अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। यहाँ किराए के होना चाहिए, किराए के आंसुओं से नहीं। किसने कहा, घनानंद के विरह पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा, वे अपने आंसुओं से रो रहे हैं, किराए के आंसुओं से नहीं। ऐसा टिप्पणी करने वाले कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 13। 13 का उत्तर बताइए कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कौन है प्यारे? जयशंकर प्रसाद हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, या रामधारी सिंह दिनकर हैं, अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? कौन होते हैं? तो 13 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। कौन कहे हैं? शानदार, रामधारी सिंह दिनकर ने यह कहा है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए रामधारी सिंह दिनकर चूंकि यहाँ पर है नहीं तो कोई बात नहीं है, इसकी व्याख्या पुनः हम बाद में कर लेंगे। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? मैं क्वेश्चन एक बार और पूछ चुका हूँ। भूषण का वास्तविक नाम क्या था ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग ये बता दीजिए। उसमें कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन बदल गए थे, बस इतना ही था, लेकिन क्वेश्चन पूछ चुका हूँ और आपको याद भी होगा। तो भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। क्या नाम था? घनश्याम था। ये 14 का उत्तर क्या हो गया आपका? ए विकल्प सही हो जाता है। आज के सेशन का लास्ट मैं क्वेश्चन चल रहा हूं, तो इस सेशन का अंतिम प्रश्न आप बताइए कि क्या होगा। अंतिम प्रश्न क्या है आज के सेशन का? यानी आज के सेशन में मैंने 15 क्वेश्चन लिया है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल का नाम ह्रास काल किसने प्रस्तावित किया? रीतिकाल का नाम मैंने कहा था कि रीतिकाल का आप नाम जरूर याद कर लीजिएगा। रीतिकाल को किसने क्या कहा है ये जरूर याद कर लीजिएगा। ये बेसिक नीड्स है आपको याद करने की। ये जरूर आप याद कर लीजिएगा कि इसमें अंतिम जो है रीतिकाल का ह्रास काल नाम किसने प्रस्तावित किया? डॉक्टर सत्यकाम वर्मा, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, राम खेलावन पांडे अथवा श्याम सुंदर दास। 15 नंबर का उत्तर बताइए क्या होगा? क्या होगा? सत्यकाम वर्मा नहीं, शंभुनाथ सिंह, राम खेलावन पांडे, श्याम सुंदर दास नहीं जी। इसका हो जाएगा डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। क्या हो जाएगा? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हो जाएंगे। तो आज का जो ये सेशन था, और इस प्रकार से आज का सेशन क्या हो गया? समाप्त हो गया। आज का सेशन कैसा लगा आपको ये बताइएगा। हाँ, इसमें जो है मैं आपको ये जरूर बताया कि मैंने सोचा कंटिन्यूटी आपकी ब्रेक ना हो, इसलिए मैंने यह आपका सेशन कराया। तो इस सेशन से इतना जरूर मैं आकांक्षा रहता है, एक इच्छा रहती है, एक मन में रहता है कि मैं जो करा रहा हूँ वो ठीक करा रहा हूँ। आप लोग जब लाइव आते हैं तो लाइव में तो लिख देते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत सारा अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा है वैसा है, तमाम लिखते हैं, लेकिन बाद का कमेंट जो है आप लोग नहीं करते हैं। तो ये तो शिकायत रहती ही है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये लगता है कि आपका ये मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ, या आपको लगता है कि कुछ सुधार की इसमें गुंजाइश है, वो भी आप बताइएगा। कुछ ऐसा चाहते हैं कि कुछ नया पैटर्न, जैसे होता है किसी के दिमाग में कौन सा पैटर्न आवे ये कोई नहीं जानता है। आप लोगों से शिक्षक वही महान होता है जो अपने शिष्यों से सीखता है। ये नहीं है, अब कोई ऐसा नहीं है कि पेट से सीख कर आया है। सब लोग यही पढ़ते हैं, यही बढ़ते हैं और यही अच्छा करने का प्रयास करते हैं। उसी में से मैं भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ बेस्ट करूँ, अच्छा करूँ। कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छा फील होता है, आपके साथ कुछ जब अच्छा होता है तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं
पुनः ये चाहूँगा कि आप लोग जरूर अपना फीडबैक दें, जरूर अपना कमेंट दें कि कैसा हो रहा है, या प्रयास में अगर कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि को आप बताइएगा कि आपके साथ और क्या हमको करना चाहिए। इन्हीं के साथ आज का जो सेशन है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों को, जितने भी लोग शामिल हैं, सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार, आशीर्वाद। पुनः हमारी मुलाकात होती है नेक्स्ट अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी लोगों को राधे राधे।